जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह बीएसएससी इंटर स्तरीय 40 नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। 14th नंबर, इससे पहले 13 नंबर तक मैं करवा चुका हूं। यदि आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वो आपको प्लेलिस्ट उपलब्ध करवा दिया हूं दोस्तों, और जाकर देख लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और करंट अफेयर भी मैं ला रहा हूं दोस्तों, मार्च का करंट अफेयर स्पीडी बुक से, उसे भी आप लोग देख सकते हैं और उससे रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। वो भी करीब करीब 4 से 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। भारतीय इतिहास से भी पूरी वीडियो अपलोड कर दिया हूं, वो भी लिस्ट में शामिल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखें जाकर देखें और रिवीजन कर लें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा है उसे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है, ये पहला प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। समुद्र की गहराई फैथोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, फैथोमीटर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। और यदि कार्बन डेटिंग के बारे में देखें तो कार्बन डेटिंग का जो है विधि कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है, जैसे रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया की सहायता से चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। तो पृथ्वी की आयु किससे पता लगाया जाता है, यूरेनियम विधि से पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा गया है आरएच फैक्टर या आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था। तो आरएच कारक है, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी में देखा गया था, बंदर में देखा गया था। ऑप्शन नंबर बी यानी बंदर में आरएच कारक देखा गया था। और सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और बिनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रिसिस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आरएच कारक कहा जाता है। कब, 1940 में। किसने लगाया था, स्टीनर एंड बिनर ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न की ओर। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका यस्क है। तो मिलेराइट है जो मिलेराइट, ऑप्शन नंबर ए निकेल का यस्क है। मिलेराइट किसका यस्क है, निकेल का यस्क है मिलेराइट। यदि मैग्नीज के यस्क के बारे में देखें तो मैग्नीज का यस्क होगा पायरोलुसाइड और मैग्नेटाइट। मैग्नीज का यस्क है पायरोलुसाइड और मैग्नेटाइट। और मैग्नीशियम का यदि देखें कुछ यस्क को तो मैग्नीशियम का यस्क हो जाएगा मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट। कैडमियम का देखें तो कैडमियम का ग्रीनोकाइट हो जाएगा, कैडमियम का, यूरेनियम का कॉर्नेटाइट और पिंचवलेंट, थोरियम का मोनोजाइट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा गया केसुरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। तो केसुरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है केसुरुकी रज्जु में। 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है जिन्हें स्पाइनल तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियां, श्रवण ज्ञानेंद्रियां आदि में रज्जु से जोड़ती है। तो कितनी जोड़ी है तंत्रिका केसुरुक रज्जु। तो 31 जोड़ी है केसुरुक रज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र केसु रज्जु में है, केसुरुक रज्जु में है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 में है मानव शरीर के
तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो मानव शरीर का तापक्रम क्या है, इसके बारे में सही क्रम चुनना है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा गया रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति, तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है, तो सामान्य से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर, ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई यदि हम देखें तो लंबाई की न्यूनतम इकाई इन चारों में से यदि हम इसमें एंगस्ट्रम को देखें तो एंगस्ट्रम क्या होता है, 10⁻⁻10 होगा एंगस्ट्रम, मतलब 10⁻−10 मीटर एंगस्ट्रम। फर्मी मीटर देखें 10⁻−15, 10⁻−15 होता है फर्मी। नैनो होता है 10⁻−9 होता है दोस्तों, और माइक्रो होता है 10⁻6। तो इसमें सबसे न्यूनतम इकाई लंबाई के क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फर्मी मीटर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता रहता है, तो शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, तो हृदय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, हृदय है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किसका या किनका विमीय सूत्र M0L1T-1 है, किसका विमीय सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए चाल का विमीय सूत्र है M0L1T-1, चाल का विमीय सूत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 नंबर प्रश्न में देखें दोस्तों, तो इसमें दिया गया है 12 नंबर प्रश्न में श्वसन के दौरान आयु के गमन का सही क्रम क्या है। श्वसन के दौरान आयु के गमन का सही क्रम नासा मार्ग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रैंकियोल्स। कौन कौन आएगा, पहले आएगा नासा मार्ग आएगा, फिर ट्रैकिया आएगा, फिर ब्रोंकाई आएगा, उसके बाद ब्रोंकियोल्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न में निर्वात में गमन करने वाला तंत्र है, तो निर्वात में गमन करने वाला तंत्र कौन सा है, तो निर्वात में गमन करने वाला तंत्र ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय जो है निर्वात में गमन करने वाला तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, किंतु विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह निर्वात में भी संचरण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि तरंग ये सभी को माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 40 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर डी बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो केशिकत्व एकमात्र कारण किसके लिए नहीं है, पौधे की जड़ों से फल का इसके पद समूह की ओर बढ़ाना केशिकत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ाना केशिकत्व की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो कौन सा तत्व नहीं है, धातु, अधातु और उपधातु ये तत्व है, परंतु गैस तत्व नहीं है। तत्व उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं या ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिसकी नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। तो गैस तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, CO2 के किस पर, उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उस उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 नंबर प्रश्न है कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है, तो कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। लाइकेन,
लाइकेन सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो लाइकेन है वायु प्रदूषण का जैव सूचक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है दंत वलय निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो दंत वलय है जो कैल्शियम फास्फेट से बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता है जो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा मुक्त करने के कारण होती है। द्रव के कण के द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होती है, मुक्त नहीं, ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन कैसे होती है? तो द्रव के कण के द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कहा गया है किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? तो वो कौन वैज्ञानिक है द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? तो वो ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन है। ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया और डाल्टन ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या किया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आयु में वृद्धि के साथ मानव के जरा दृष्टि दोष आ जाता है। इस दोष को निवारण हेतु सामान्यतः उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से निचला भाग उत्तल लेंस और ऊपरी वाला भाग अवतल लेंस का प्रयोग होता है। जरा दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नीचे वाला भाग उत्तल लेंस का होता है और अब ऊपर वाला भाग अवतल लेंस का होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 24 में कहा गया मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? MgCl2। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा गया दोस्तों तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन है जो तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था और एडिसन ने वाष्प इंजन का प्रयोग किया था। एडिसन ने किसका प्रयोग किया था? तो वाष्प इंजन का प्रयोग एडिसन ने किया था, आविष्कार किया था। वोल्टा ने विद्युत धारा के आविष्कार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विद्युत धारा के आविष्कार के लिए वोल्टा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 26 में कहा गया है आर्थिक समीक्षा 2023 के 22-23 के अनुसार भारत क्रय शक्ति के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? तो आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम तीसरा है। भारत का अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा में कितना स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। इसमें से राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? तो राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को? तो ऑप्शन नंबर वेटलैंड के रूप में उदयपुर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत सरकार ने उदयपुर को पहले वेटलैंड शहर के रूप में घोषित करने की योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। वैसे उदयपुर को झीलों का शहर के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, उदयपुर को, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 28 में लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो लॉरियस एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं दोस्तों। 29 में दिया गया है कि अक्टूबर 2023 में किसने नवरत्न का दर्जा दिया गया है? किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया अक्टूबर 2023 में? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए राइट्स लिमिटेड को
राइटर्स लिमिटेड को क्या दिया गया है, तो नवरत्न का दर्जा दिया गया है। और नवरत्न का गौरव प्राप्त करने वाला भारत का यह 16वां कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, 30 में कहा गया है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, बॉक्सिंग से है। अमित है जो बॉक्सिंग से संबंधित है, अमित बॉक्सिंग से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बॉक्सिंग में जैसे निखत जरीन भी बॉक्सिंग से संबंधित है। यदि आपसे पूछ ले सीमा पुनिया किससे संबंधित है, तो एथलेटिक्स से संबंधित है सीमा पुनिया। साक्षी कुमारी किससे संबंधित है, यदि आपसे पूछे तो वो कबड्डी से संबंधित है साक्षी कुमारी। विकास ठाकुर किससे संबंधित है, तो भारोत्तोलन से संबंधित है। सुशीला देवी जूडो से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा गया है दोस्तों, इसमें किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। तो किस IIT के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, तो ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में कहा गया IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है। तो IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत का GDP 5.9% दर्ज किया है। कितना, 5.9%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में है आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है। आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2023 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा गया है प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना है प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। इसमें दिया गया है रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे चुना गया है। तो रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक मनोज यादव को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, मनोज यादव को नया चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कहा गया है एक पंचायत एक खेल ऐसे होना चाहिए, एक पंचायत क्वेश्चन होना चाहिए, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। तो एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत केरल ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 37 में। 37 में कहा गया है कि पुस्तक स्मोक्स एंड एसेस के लेखक कौन है। तो स्मोक एंड एसेस के लेखक अमिताभ घोष है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमिताभ घोष है स्मोक्स एंड एसेस का लेखक कौन है, अमिताभ घोष। क्रांतिकारी के लेखक कौन है, संजीव सन्याल। जादूनामा के लेखक जावेद अख्तर है। और रिंग साइड के लेखक विजय दर्डा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 38 की ओर। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, विश्व 8 जून को मनाया जाता है। और इसका विषय था प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। ये है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस यदि हम आपसे पूछे तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व ड्रग्स दिवस 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 में। 39 नंबर प्रश्न में दिया गया है 80वां गोल्डन ग्लोबल 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। तो 80वां गोल्डन ग्लोबल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे मिला है। तो द फैबलमैन्स नामक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, फैबलमैन्स नामक फिल्म को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार द फैबलमैन्स फिल्म को मिला है। यदि आपसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में पूछे तो कैट ब्लैंचेट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 80 नंबर गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे, कैट ब्लैंचेट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्टिन बटरल था। और बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 40 नंबर में चलते हैं। यहाँ दिया गया है राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है।
राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन 2023 में अहमदाबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। इसमें 10 से 17 वर्ष वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव एवं ज्ञान का उपयोग करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये 30 नंबर का राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस का आयोजन था। 30 नंबर का था ये। कितना नंबर का? 30वां था। और कहाँ मनाया गया? अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मैचिंग है दोस्तों। इसमें दिया गया है अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उनके विभाग के सही क्रम को मेल करना है। तो मेल कीजिए, हम लोग करेंगे। देखिए, सरदार पटेल, तो सरदार पटेल क्या थे? गृह विभाग से संबंधित थे सरदार पटेल। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। जगजीवन राम श्रम विभाग से संबंधित थे। लियाकत अली खान वित्त विभाग से संबंधित थे। इस प्रकार यदि कोट को मिलाए हम 2 1 4 3 2 1 4 3 किसमें है दोस्तों? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में कहा गया किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 के तहत। और भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में कहा गया दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के लिए आवश्यक है? तो कम से कम 1 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 में। इसमें कहा गया है भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में कहा गया है उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उच्च न्यायालय है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यदि हम देखें, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधान व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिक परीक्षण के लिए है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। 47 में कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भारत राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष इसमें से कौन होते हैं, ये प्रश्न पूछा है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुआ था। कब? 6 अगस्त 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस लिए लागू हुआ था? तो भूमि सुधार के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था, भूमि सुधार पर आधारित था। और इस संशोधन में भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था दोस्तों। कैमा 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 40 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का आरक्षण विषय को राज्य सूची के से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 में कहा गया वर्तमान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के मध्य संबंधों का संचालन किसके द्वारा संचालित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कहा गया है कि मंत्री परिषद के मध्य संचालन संविधान के किस संशोधन द्वारा संचालित होता है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। वर्तमान समय में किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम
1978 में आया था। कब? 1978 में द्वारा संचालित था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 51 में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत से प्रतिपादक थे। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत से प्रतिपादक कौन थे? तो उस कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक एस चंद्रशेखर थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एस चंद्रशेखर थे। ठीक है, इस सिद्धांत में एस चंद्रशेखर जी ने कृष्ण विवर या ब्लैक होल की अवधारणा को स्पष्ट किया था। यह इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को भी अवशोषित कर लेती है। यह ब्रह्मांड का ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है। तो एस जयशंकर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि प्रश्न नंबर 52 में देखें, 52 में दिया गया दोस्तों, यूरोप में पिनेरीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो यूरोप में पिनेरीज श्रृंखला है जो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ठीक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी पिको डी एनोटो है। यदि हम देखें, अल्पस पर्वत फ्रांस और इटली को अलग करती है अल्पस पर्वत, और जूरा पर्वत है फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 53 में। 53 में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य में है, और इसे मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कलपक्कम कांचीपुरम जिले में है। कहाँ? कांचीपुरम जिले में पड़ता है कलपक्कम। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में कहा गया है दोस्तों, इसमें मैचिंग, इसमें कोट को मिलान करने के लिए दिया गया है, सजाने के लिए दिया गया है। कह रहा पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब को क्रम को सजाइए। पश्चिम से पूरब की ओर सजाने के लिए कहा गया है। तो यदि हम देखें तो सबसे पहले शिवकिला दर्रा होगा, शिवकिला के बाद लीपू लेक आएगा दोस्तों, उसके बाद आएगा आपको नाथुला दर्रा, उसके बाद बोमडिला दर्रा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1-4 2-3 मेरा सही आंसर होगा। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिवकिला दर्रा। और यदि नाथुला दर्रा को देखें तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, और बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लीपू लेक उत्तराखंड में स्थित है। तो पहले शिवकिला होगा हिमाचल प्रदेश में, फिर लीपू लेक होगा उत्तराखंड में, फिर नाथुला होगा सिक्किम में, फिर बोमडिला होगा अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 55 में दोस्तों। 55 में दिया गया है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह है जो आपको तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तमिलनाडु में यह चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है दोस्तों। यह भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह 22 जून 2001 से शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक तरफ वनस्पति है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। इसमें से दिया गया है मकवी। मकवी वनस्पति है जो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में मकवी वनस्पति पाई जाती है। फिम्बस वनस्पति क्षेत्र कहाँ पाई जाती है? फिम्बस वनस्पति क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में पाई जाती है। चैपरेल क्षेत्र वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कैलिफोर्निया में। और मैटोरेल है जो चिली में पाई जाती है। यदि मैचिंग करें तो 2-3-1-4 किस में है दोस्तों? 2-3-1-4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा गया, वातावरण के जैव एवं अजैव घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया को विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द 1935 में एजी टॉन्सले द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो एजी टॉन्सले ने दिया था। टॉन्सले।
कब दिया था? 1935 में दिया था, 1935 में। ये जी टॉन्सिलिन है, ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 में कहा गया है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 59 में कहा गया कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई है। तो कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1965 ईस्वी में कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 ईस्वी में कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई थी। और वर्ष 1985 में कृषि मूल आयोग के नाम बदलकर कृषि लागत और मूल आयोग कर दिया गया था। लागत और मूल आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 1985 में नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। मौद्रिक नीति है, तो मौद्रिक नीति क्या है? तो राजकोषीय नीति का पूरक होता है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति का पूरक होता है मौद्रिक नीति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक कौन है? निम्न आय, ये भी सही है। निरक्षरता, ये भी सही है। बैंक शाखाओं का अभाव, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 52 में। 52 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन कथन सही है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों 62 में। तो इसे यदि हम देखें, थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो कौन सही है मुद्रास्फीति के संदर्भ में? तो ऑप्शन नंबर सी, घटा हुआ मुद्रा परिचलन, मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। 63 की ओर कहा गया भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। तो भारत में मुद्रा गुणक को किससे परिभाषित किया जाता है? तो भारत में मुद्रा गुणक को बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, बृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ये सम्मिलित नहीं करता। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय में गरीबी में कमी लाना था, रोजगार एवं अवसरों का विस्तार करना था, लिंग असमानता में कमी लाना था, और क्या नहीं था? तो पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। इसमें दिया गया है मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में जिसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, किसने ऐसा किया था विशाल जनसभा का आयोजन? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती कुसुम देवी ने आरा में आयोजित सभा का नेतृत्व कुसुम देवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 66 में। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो देशी रियासतों के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1927 ईस्वी में देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन के लिए बटलर समिति का आयोजन किया गया था। कब? 1927 में। और बटलर समिति ने अपना रिपोर्ट 1929 में पेश किया था। रिपोर्ट पेश किया था 1929 में और गठन हुआ था 1927 में बटलर समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 67 में। 67 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की जाने वाली भू राजस्व व्यवस्था कौन थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी सबसे अधिक क्षेत्रों में। टॉमस मुनरो ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ व्यापक स्तर पर किया था। इस व्यवस्था में कर्नल रीड एवं एल्फिस्टन भी जुड़े हुए थे। यह ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र में फैला हुआ था। मद्रास, बंबई और पूर्वी बंगाल एवं असम में लागू किया गया था। कितने प्रतिशत भाग में? 51% भाग में था। ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 68 में। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। तो विद्रोह के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही क्रम है। तो सबसे पहले कौन आएगा, यदि हम देख लें तो यदि हम इसको मैच करें तो यदि हम देखें इसमें सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ था। सन्यासी विद्रोह का 63 से 1800 ईस्वी तक, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे सन्यासी विद्रोह का, केन्ना सरकार और द्विज नारायण के द्वारा किया गया था। नील विद्रोह को देखें तो ये 1859 में हुआ था दोस्तों। 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ था। 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ था। 1859 से 60 में, ठीक है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में। यदि हम देखें इसमें पाबना विद्रोह, तो पाबना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ था। तो पाबना 1873 से 76, तो सबसे पहले कौन आएगा, सन्यासी विद्रोह आएगा, फिर नील विद्रोह आएगा, फिर पाबना विद्रोह आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। 69 में कहा गया, भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जेके हिक्की ने किया था 1780 ईस्वी में। हिक्की द्वारा जे.ए. हिक्की ने 1780 में किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यह एक साप्ताहिक तथा अंग्रेजी पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 70 नंबर प्रश्न में। अरुंडेल कमेटी 1906 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी। तो अरुंडेल कमेटी था जो 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में विभाजन बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए लाया गया था। अरुंडेल समिति को क्या सिफारिश की थी, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में दिया गया है, ये सजाना है कालानुक्रम के रूप में उनकी स्थापना वर्ष को। यदि हम देखें इसमें यदि हम देखें इंडिया लीग की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना हुई थी। कब, 1875 में इंडिया लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। यदि इसी प्रकार मैच करें तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले आएगा बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था। फिर उसके बाद आएगा आपको इंडिया लीग की स्थापना 1875 में। फिर उसके बाद आएगा इंडियन एसोसिएशन 1876 में। उसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में। तो आंसर होगा 3142 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 72 में। 72 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविता की रचना की है। गुलरुखी नाम से कविता की रचना किसने की है। 4 ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविता की रचना की है। सिकंदर लोदी का कार्यकाल देखिए 1780 से 1517 ईस्वी तक था और उन्होंने गुलरुखी नामक कविता की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। 73 में कहा गया दोस्तों, कौन सी सुमेलित नहीं है, सो हमें देखना है। तो मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी किनारे है, ये सही है। कलिबंगा घग्घर नदी किनारे है, ये भी सही है। कोटदीजी सिंधु नदी किनारे, ये भी सही है। रोपड़ चिनाव नदी किनारे, ये गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो रोपड़ सही नहीं है। रोपड़ है जो सतलज नदी के किनारे है, ना कि चिनाव नदी किनारे है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। रोपड़ सतलज नदी किनारे है, ना कि चिनाव के किनारे है। यदि हड़प्पा देखें तो हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। चंदुद्रो सिंधु नदी किनारे है। कलिबंगा घग्घर नदी किनारे है। कोटदीजी सिंधु नदी किनारे है। रंगपुर मादर नदी किनारे है। और रोपड़ सतलज नदी किनारे है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 74 में। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो चंदावर का युद्ध देखे तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच रखा गया था चंदावर का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि देखें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच
तराई का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। तराई का प्रथम युद्ध जिसमें चौहान की जीत हुई थी, और मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई के द्वितीय युद्ध 1191 में, प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें गौरी का विजय हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा। यदि आप लोग इससे पीछे वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखें तो उसे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में से सबसे बाद में भारत यात्रा किसने किया है? तो सबसे बाद में भारत यात्रा किसने किया, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि देखें हम फहियान, तो फहियान का आना था 399 ईस्वी में, फहियान आया था भारत 399 ईस्वी में फहियान भारत आया था, ठीक है। और फहियान भारत आया था 399 में। यदि संयुगम को देखें तो 518 में भारत आया था संयुगम, 518 में भारत आया था संयुगम। और इत्सिंग आया था कब? तो 630 ईस्वी में इत्सिंग आया था। इत्सिंग आया था कब? तो 700 एडी में इत्सिंग आया था, 700 एडी में इत्सिंग आया था। इत्सिंग आया था कब? 700 एडी में। तो इस प्रकार सबसे लास्ट में आने वाला कौन था? तो सबसे अंतिम में आने वाला था इत्सिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।